तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 2 जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इसके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है उन्हें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यानी कि कोई भी बाहर से एक भी बल नहीं लग रहा है। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विथ ए नॉन जीरो वेलोसिटी, तो क्या उस ऑब्जेक्ट के लिए ये पॉसिबल है कि वो नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर सके। इफ यस, स्टेट द कंडीशंस डेट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। और अगर ये यस है यानी कि ये चीज़ अगर पॉसिबल है तो हम लोगों को जो है कंडीशन बताना है कि किस कंडीशन में जाके ये ट्रू होगा। और फिर इफ़ नो प्रोवाइड ए रीज़न, और अगर ये ऐसा नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा उसका कारण देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि यस, इट इज पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विथ ए नॉन जीरो वेलोसिटी इवन व्हेन इट एक्सपीरियंसेस ए नेट जीरो एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ये पॉसिबल है कि वो जो है नॉन जीरो वेलोसिटी यानी कि उसमें वेलोसिटी जीरो ना हो और उस वेलोसिटी के साथ वो जो है ट्रेवल कर सकता है यानी कि मोशन कर सकता है, अगर उस पर कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे तब भी। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो कि है F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन हो रहा है तो वहाँ पर एक फोर्स जरूर होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो है कह रहा है कि यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तब भी वो वेलोसिटी में है। अब ऐसा क्यों है, वेलोसिटी में है यानी कि एक्सेलरेशन भी है, तो आखिर वो एक्सेलरेशन में है कैसे। तो ध्यान से देखिए, इफ़ द ऑब्जेक्ट वाज इनिशियली इन ए स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि पहले से ही मोशन के स्टेट में है, यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस तरह से मोशन कर रहा है और उसके बाद फिर देन इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, और इसका ठीक उल्टा भी, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो तब तक मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसके अनुसार ही क्या हो जाएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है ये मोशन में है पहले से और अब अगर इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो ये जो है ये अभी भी मोशन में ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है। तो यानी कि द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन विथ सेम स्पीड विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो यानी कि इसमें जो कंडीशन पूछा था कि कौन सा कंडीशन जो है ये जरूर इसमें लगेगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में, तो वो कंडीशन ये होगा कि वो जो है वो सेम डायरेक्शन में होगा, यानी कि जो जिस डायरेक्शन में वो पहले से है उसी डायरेक्शन में वो आगे भी मोशन करेगा, इसका डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर डायरेक्शन में चेंज तभी होगा जब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, और जो इसका स्पीड है वो भी सेम रहेगा, यानी कि स्पीड भी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तब तक के लिए ये सेम ही रहेगा, और ये बिना एक्सटर्नल फोर्स के भी लेकिन ये मोशन करते रहेगा। लेकिन ऐसा जो है ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो बिना एक्सटर्नल फोर्स के बिना मोशन कर रहा है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि बिकॉज व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड देन ड्यू टू फ्रिक्शन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्रेजुअली डिक्रीजेज एंड द ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट। यानी कि जब हम लोग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं लगाते हैं तब क्या होता है कि वो धीरे धीरे यानी कि इस तरह से मोशन में है और उसके बाद उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगने पर उस पर एक फ्रिक्शन का फोर्स लगता है, और फ्रिक्शन का फोर्स जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है जो कि इसका स्पीड को धीरे धीरे कम करते जाता है, और धीरे धीरे करते करते ये ऑब्जेक्ट जो है ये रेस्ट में आ जाता है। यानी कि ये जो है ये अगर हम लोग सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अनुसार देखें तब तो ये पॉसिबल है कि बिना एक्सटर्नल फोर्स के ये मोशन कर सकता है, लेकिन ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि फ्रिक्शन है रियल लाइफ में। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हेन ए कारपेट इज बीटन विथ ए स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। यानी कि जब एक कारपेट को हम लोग जो है एक स्टिक से पीटते हैं तब क्या होता है कि जो धूल के कण यानी कि जो डस्ट होता है वो क्या होता है उससे ऊपर की तरफ उड़ जाता है। यानी कि यहाँ पर एक इस तरह से कारपेट रखा हुआ है और इस पर जब आप लोग किसी स्टिक से इस पर ऐसे मारेंगे तो क्या होता है कि उसमें जितना भी डस्ट पार्टिकल्स होता है वो ऊपर की ओर ऐसे उठ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है इसे समझते हैं। तो एक कारपेट विथ डस्ट इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि एक कारपेट जिसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स है वो शुरुआत में रेस्ट में रहता है। व्हेन इट इज बीटन विथ ए स्टिक, और जब हम लोग इसे किसी स्टिक से बीट करते हैं यानी पीटते हैं तब द कारपेट कम्स इनटू मोशन, यानी कि वो कारपेट तो मोशन में आ जाता है बट द डस्ट पार्टिकल रिमेन्स एट रेस्ट। लेकिन क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स होता है वो वहीं के वहीं रह जाता है यानी रेस्ट में रह जाता है ड्यू टू इनर्सिया, क्योंकि उसमें इनर्सिया होता है।
यानी कि हम लोग इस कारपेट को जब स्टिक से पीटे तो ये जो है ये कारपेट नीचे की ओर आ जाएगा दब के, और लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स होगा वो तो उसमें इनर्शिया के कारण क्या होगा कि वो वहीं पर रह जाएगा रेस्ट में ही, तो जिसके कारण ये जो पार्टिकल्स है ये मूव नहीं हुआ बल्कि ये यहीं पर रह गया, जबकि ये थोड़ा सा नीचे की ओर आ जाएगा ये कारपेट, जिसके कारण डस्ट पार्टिकल जो है वो अलग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाई इज इट एडवाइज्ड टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस विथ ए रोप। तो हम लोगों को जो है ऐसा क्यों एडवाइस दिया जाता है कि किसी भी लगेज को हम लोगों को जो है कोई भी अगर बस के ऊपर रखना है तो उसको एक रस्सी से बांध कर रखना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि इन मूविंग व्हीकल लाइक ए बस, यानी कि कोई भी मूविंग व्हीकल यानी कि एक इस तरह का व्हीकल है जो कि इधर मूव कर रहा है, मान लेते इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो द स्पीड वेरीज एंड इट में अप्लाई सडन ब्रेक्स और टेक्स सडन टर्न्स। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो स्पीड होता है वो कभी स्लो होगा कभी फास्ट होगा, इस तरह से उसका जो स्पीड होता है वो बदलते रहता है, और ये जो है कभी कभी अचानक ब्रेक भी लगा सकता है या फिर अचानक मुड़ सकता है। तो जब अचानक टर्न लेता है या ब्रेक लगाता है तब क्या होगा कि जो इसके ऊपर का सामान रखा हुआ है यानी कोई भी लगेज रखा हुआ है वो क्या होगा कि इनर्शिया के कारण वो रेस्ट में ही रह जाएगा, और ये जो व्हीकल है ये आगे चला जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये गिर जाएगा, यानी कि द लगेज विल रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया के कारण उस लगेज में कोई भी चेंज नहीं आएगा, जबकि ये व्हीकल में चेंज आएगा, एंड हेंस द लगेज विल फॉल साइडवेज फॉरवर्ड और बैकवर्ड। और इसलिए क्या होगा कि लगेज जो है वो या तो नीचे गिर जाएगा या फिर साइड में गिर जाएगा या फिर पीछे की ओर गिर जाएगा। यानी कि अगर मान लेते हैं कि अचानक यहाँ पे ऐसे चलते चलते कोई ब्रेक लगा दिया तो ब्रेक लगाने से क्या होगा कि ये तो रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन ये जो ऊपर लगेज है ये मोशन में ही रहेगा थोड़ा देर के लिए, क्योंकि इसमें इनर्शिया है, जिसके कारण क्या होगा कि ये आगे की ओर फेंका जाएगा। और यही चीज़ अगर उल्टा मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन चेंज करता है, मतलब इस तरह से आगे आगे जा रहा है और अचानक उधर की तरफ मुड़ जाता है, तो क्या होगा कि ये लगेज जो है ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा और ये वापस आगे जाके फिर गिर जाएगा, और जबकि व्हीकल जो है उधर मुड़ जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को जो है क्या करना चाहिए कि एक रस्सी से इस लगेज को बांध कर ही व्हीकल को चलाना चाहिए। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए बैट्समैन हिट्स ए क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन ए लेवल ग्राउंड। यानी कि एक बैट्समैन क्या करता है कि एक क्रिकेट बॉल को हिट करता है और उसके बाद वो क्या बॉल जो होता है वो रोल होता है एक ग्राउंड पर आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस, और उसके बाद कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद द बॉल कम्स टू रेस्ट, यानी वो बॉल जो होता है वो क्या होता है रेस्ट में आ जाता है। द बॉल स्लोज टू ए स्टॉप बिकॉज, और फिर क्या होता है कि बॉल जो है वो धीरे धीरे करके रुक जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो ये जो है हम लोगों को 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें जो है ये सी नंबर वाला सही हो जाएगा, क्योंकि देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। यानी कि जब कोई बॉल जो है वो इधर की तरफ मान लेते हैं कि जा रहा है और ये जो है धीरे धीरे करके इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो कि अपोजिट होता है, यानी कि जो मोशन का अपोज करता है, और इस तरह से ये क्या होता है धीरे धीरे करके स्टॉप हो जाता है वो बॉल। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 से ही इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स शुरू है और न्यूमेरिकल्स में ही बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो इसे आप लोग जो है बहुत अच्छे से समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यानी कि एक ट्रक है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। अब रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है यानी कि उसका जो इनिशियल वेलोसिटी u होगा वो 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये जो है ये रोल्स डाउन ए हिल, यानी कि एक हिल है जो मान लेते हैं ये एक हिल है और यहाँ से ये फिर नीचे की ओर आने लगता है विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि हर जगह इसका जो एक्सेलरेशन है वो समान है यानी कि बराबर है। फिर दिया हुआ है कि इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स। तो यानी कि वो 20 सेकेंड तक जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो इस तरह से मोशन करता है और 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। फिर है कि फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, तो उसका एक्सेलरेशन कितना है ये हम लोग को फाइंड करना है। और उसके बाद है कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन्स, और अगर उसका मास जो है वो हम लोग को 7 टन्स दे दिया है तो हम लोग को बताना है कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन जब भी होता है तो उस पर कोई ना कोई फोर्स जरूर होता है, तो हम लोग को उसी फोर्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को दिया हुआ था कि ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड, ये हम लोगों को दिया हुआ है, ये लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को ये दिया हुआ है कि ये 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है जो कि s हो जाएगा, यानी कि ये हम लोगों का 400 मीटर s आ गया। उसके बाद फिर हम लोगों को टाइम भी दिया हुआ है 20 सेकेंड, यानी t 20 सेकेंड हो जाएगा।
अब हम लोग को इसमें ए यानी कि एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो जो काइनेमेटिक इक्वेशन होता है उसमें से कौन सा वाला हम लोग इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हम लोग ए निकाल सकते हैं। तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या है कि एस भी हम लोगों को पता है, यू भी पता है, टी भी पता है। तो हम लोगों को बस ए फाइंड करना है जो कि इससे निकल जाएगा। तो सब में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एस जो है वो 400 हो जाएगा इक्वल टू u जो है वो 0 है इंटू टी कितना है 20 है प्लस हाफ इंटू ए हम लोगों को निकालना है इंटू टी का स्क्वायर यानी कि टाइम का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 20 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 0 इंटू 20 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 400 इक्वल टू उसके बाद फिर ये 1/2 इंटू ए इंटू अब इसको अगर हम लोग करेंगे सॉल्व तो ये 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400। तो इस तरह से ये 400 से ये 400 कट जाएगा और ये 2 इधर साइड आ जाएगा यानी कि ए हम लोगों का आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हम लोगों को एक्सेलरेशन निकालना था जो कि निकल गया। तो अब हम लोगों को फोर्स निकालना है जो कि इस ट्रक पर लग रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है तो F इज इक्वल टू ma। तो इस तरह से इसका मास जो हम लोगों को 7 टन दिया हुआ है। तो एक टन जो होता है वो 1000 kg होता है। तो 7 टन यानी 7000 kg हो जाएगा और इनटू फिर एक्सेलरेशन हम लोगों का अभी निकाल चुके हैं जो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोगों का फोर्स कितना आ जाएगा 14000 न्यूटन आ जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक। यानी कि एक स्टोन है जिसका हम लोगों को मास 1 kg दे दिया है और इसे जो है 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका जाता है एक फ्रोजन सरफेस पे। यानी कि ये एक फ्रोजन सरफेस है यानी कि एक तरह का सरफेस है और उस पर जो है ये 1 kg का जो एक स्टोन है इसे फेंका जाता है और इस समय इसे जो है फेंका जाता है 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। यानी कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी u होगा वो हम लोगों को 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। फिर उसके बाद है कि एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। यानी कि ये जो है ये 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है और उसके बाद रेस्ट पे आ जाता है। अब रेस्ट पे आ जाता है यानी कि क्या हो जाता है इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। फिर हम लोगों को इसमें फाइंड करना है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। यानी कि ये जो स्टोन है और ये जो सरफेस है यानी कि ये आइस वाला जो सरफेस है फ्रोजन सरफेस, इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स हो रहा है वो कितना होगा ये हम लोग को फाइंड करना है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो होगा ये बराबर होगा उस फोर्स के जो इस पर लग रहा था इसको इतना 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कराने के लिए। तो हम लोग जो है इस पर लगने वाला फोर्स को पहले फाइंड करेंगे और वही हम लोगों का फ्रिक्शन फोर्स भी हो जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स भी बराबर होता है हमेशा। तो अब हम लोगों को अगर इस पर लगने वाला फोर्स को फाइंड करना है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है F इज इक्वल टू ma यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम लोग को मास तो पता ही है 1 kg। अब हम लोगों को एक्सेलरेशन यहाँ पर नहीं दिया हुआ तो हम लोग सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है तो हम लोगों को u दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद फिर हम लोगों को v भी दिया हुआ है जो कि 0 मीटर पर सेकेंड है। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या दिया हुआ है और कि इसका ये डिस्टेंस यानी कि ये s है जो कि हम लोगों को 50 मीटर दे दिया है। अब इससे हम लोगों को a फाइंड करना है। तो हम लोग जो है यहाँ पर काइनेमेटिक इक्वेशन जो होता है उसमें ये वाला इस्तेमाल करेंगे 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो इसमें हम लोग आराम से a निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू एस कितना है 50 इज इक्वल टू v का स्क्वायर यानी v क्या है 0 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस u का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 100 हो जाएगा a और उसके बाद बराबर में ये -400 आ जाएगा। तो ये 2 0 से 2 0 कट गया तो हम लोग का a जो है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो माइनस में इसलिए आया है क्योंकि ये जो है इस तरह से इसका वेलोसिटी और घटता जा रहा है यानी ये डी एक्सेलरेट हो रहा है इसीलिए ये निगेटिव में आया है। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है बस फोर्स निकालने के लिए क्या करना है m इंटू ए यानी m हम लोगों का 1 kg है इंटू एक्सेलरेशन कितना है -4। तो इस तरह से हम लोगों का फोर्स आ जाएगा -4 न्यूटन का। अब यहाँ पर भी ये माइनस का साइन जो है ये हम लोगों को ये शो कर रहा है कि ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिंग डायरेक्शन में ही लगता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि 8000 kg इंजन पुल्स ए ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ 2000 kg अलोंग ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक। यानी कि एक 8000 kg का एक इंजन है यानी कि इस तरह का एक इंजन है जो कि 5 वैगन इसके पीछे इस तरह से जुड़ा हुआ है और सबका मास जो है वो 2000 kg है और यह जो है ये एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर इस तरह से मोशन कर रहा है। उसके बाद दिया हुआ है कि इफ द इंजन एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 4000 न्यूटन एंड द ट्रैक ऑफर्स ए फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन देन कैलकुलेट। यानी कि अगर इंजन जो है वो 40000 न्यूटन का इस तरह से फोर्स लगा रहा है इधर के डायरेक्शन में और जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है।
यानी कि जो ट्रैक है वो 5000 न्यूटन का इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी इस डायरेक्शन में। अब हम लोगों को 3 इसमें क्वेश्चन है और इन तीनों का आंसर देना है। तो पहला है दी नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, यानी कि इसमें एग्जैक्टली कितना फोर्स इसमें लग रहा होगा, क्योंकि ध्यान से देखिए 40,000 इस डायरेक्शन में है और 5,000 इस डायरेक्शन में है। और जो फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें डायरेक्शन के कारण भी इसमें चेंज आ जाता है। तो अगर ये डायरेक्शन में चेंज हुआ है, यानी कि ये भी अब इसका साइन बदल कर क्या हो जाता है, ये माइनस में चल जाता है, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव ले रहे हैं तो हम लोगों को दूसरा निगेटिव में ही लेना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोगों का जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा कि इधर ये जो है पॉजिटिव में आएगा, यानी कि ये 40,000 हो जाएगा, और प्लस और ये वाला हम लोग निगेटिव में अब लेंगे तो यानी निगेटिव में 5,000 होगा, और जब हम लोग इसे जोड़ देंगे तो हम लोगों का 35,000 न्यूटन आ जाएगा। तो यानी कि इस ट्रेन पर टोटल में हम लोगों का जो फोर्स लग रहा है वो केवल 35,000 न्यूटन का ही है। अब दूसरा है द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, यानी कि इस ट्रेन का एक्सेलरेशन कितना है, यानी कि ये कितने एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है ये हम लोगों को बताना है। तो इसमें हम लोग जो है ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसमें हम लोगों को जो है फोर्स अभी निकल गया है जो कि 35,000 का है, तो इस तरह से हम लोग 35,000 रख देंगे। और फिर बराबर में अब मास, अब यहाँ पे जो मास है ये हम लोग टोटल मास इसमें कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये टोटल मास पर ही इतना फोर्स लग रहा है। तो इस तरह से टोटल हम लोगों का मास कितना हो जाएगा, तो 2000 का ये 5 वैगन है, यानी कि इस तरह से 10,000 ये हो गया और 8,000 ये, यानी कि टोटल जो है हम लोगों का 18,000 केजी इसका मास हो जाएगा। और हम लोगों को एक्सेलरेशन निकालना है, तो इस तरह से एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा 35,000 और फिर अपॉन में चल जाएगा ये 18,000। तो इस तरह से ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। अब ये 35/18 जो है ये लगभग में हम लोगों का आ जाएगा 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों का जो है ये आंसर आएगा। और किताब में जो है यहाँ पे आंसर जो है दिया हुआ है 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो है ये सही नहीं है, क्योंकि किताब में जो है केवल ये 5 वैगन जो है इसी का मास कैलकुलेट किया गया है, और जिसके कारण यहाँ पे 10,000 है, तब जाके ये डिवाइड होगा तब 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। लेकिन ये गलत तरीका है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को इसका भी मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंजन अलग से नहीं बल्कि उसी ट्रेन से जुड़ा हुआ होगा, तो इसलिए ये भी एक मास कैलकुलेट होगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब तीसरा है द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, यानी कि ये जो वैगन 1 है इसके द्वारा वैगन 2 पर कितना फोर्स लग रहा है ये हम लोगों को बताना है। तो इसे निकालने के लिए हम लोग वापस से यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि है F इज इक्वल टू एम ए। तो हम लोग जो है सबसे पहले अब देखते हैं कि मास कौन सा लेंगे। तो इसमें हम लोग जो है ये इन चारों वैगन का मास लेंगे, क्योंकि वैगन 1 द्वारा जो वैगन 2 पर फोर्स लग रहा होगा वो इन सब को जोड़ कर लग रहा होगा, यानी वैगन 2 जब इस पर फोर्स लगा रहा है तो ये पूरा ये सब अगर जॉइंट है तो इस पूरे पे फोर्स लग रहा होगा। तो इसलिए हम लोग इन चारों का ही मास जोड़ेंगे। तो इन चारों का मास जोड़ने पर ये हम लोगों का 8,000 हो जाएगा। तो इस तरह से मास हम लोग लेंगे 8,000 इंटू, अब एक्सेलरेशन जो है वो पूरे ट्रेन में सेम ही होगा, यानी कि जो कि अभी निकल चुका है 1.94, तो इस तरह से 1.94 लिख देंगे। तो इसको गुना करने पर हम लोगों का आ जाएगा 15,520 न्यूटन, यानी कि 15,520 न्यूटन का फोर्स जो है ये 1 जो है 1 वैगन 1 ये पूरे इस पर लगा रहा होगा, और यही हम लोगों को निकालना है। और इसमें भी किताब में अलग आंसर है, क्योंकि यहाँ पर उसमें 3.5 लिया है। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 केजी, यानी कि एक व्हीकल है जिसका मास 1500 केजी दिया हुआ है। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विथ ए नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि हम लोग को फोर्स निकालना है जो कि व्हीकल और रोड के बीच लग रहा होगा। अगर व्हीकल का एक्सेलरेशन जो है वो -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी कि निगेटिव एक्सेलरेशन है, तो हम लोग को फोर्स निकालना है। तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है ma। तो m यानी मास, तो मास हम लोग को 1500 केजी दिया हुआ है इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हम लोगों को -1.7 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग गुना कर लेंगे। तो इसको गुना करने पर हम लोगों का -2550 न्यूटन ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर जो निगेटिव साइन है ये हम लोगों को ये शो कर रहा है कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो बस यही हम लोगों को इस क्वेश्चन में करना था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो टिक द करेक्ट आंसर है। तो इसमें है कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ ए वेलोसिटी v। तो हम लोगों को इसमें मोमेंटम बताना है एक ऑब्जेक्ट का जिसका मास m है और वो जो है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसमें मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है m भी होता है, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। तो यानी कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी वाला।
तो आप क्वेश्चन नंबर 10 देखते हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट अक्रॉस ए फ्लोर एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक इस तरह का फ्लोर है, इस पर एक इस तरह का वुडन कैबिनेट है यानी कि वुडन बॉक्स है, जिस पर हम लोग 200 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में हम लोग मान लेते हैं कि 200 न्यूटन का फोर्स लगाए। तो हम लोगों को बताना है कि व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स डेट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। तो इस पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स यानी कि जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है वो कितना होगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो सेम होता है जो फोर्स हम लोग लगा रहे होते हैं किसी और वस्तु पर। तो यानी कि इसमें फ्रिक्शन फोर्स जो है वो भी 2000 न्यूटन ही हो जाएगा। तो इसे हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी द सेम एज द फोर्स अप्लाइड ऑन द कैबिनेट डेट इज 200 न्यूटन। और उसके बाद हम लोग लिख देंगे कि बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स इज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, यानी फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स है, डेट इज ऑलवेज सेम इन मैग्नीट्यूड विथ अपोजिट डायरेक्शन, जो कि हमेशा उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, बस उसमें डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शंस। यानी कि दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास 1.5 kg है दोनों का ही, और वो जो है वो एक सेम ही स्ट्रेट लाइन में, यानी कि ये मान लेते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसी पर दोनों जो है मूव कर रहा है, और लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि अगर एक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। यानी कि अब इसमें बोला है कि जो दोनों का वेलोसिटी है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड है, और बिफोर द कोलिजन यानी कि पहले कोलिजन होने से पहले। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो है आगे आगे इस तरह से बढ़ेगा और ये भी आगे आगे बढ़ेगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब ये दोनों जो है कोलाइड कर जाएगा यानी टकरा जाएगा। तो व्हाट विल बी दी वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। तो हम लोगों को बताना है कि जब ये दोनों टकराएगा उसके बाद दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यानी कि कुछ समय बाद ये दोनों टकरा गया। तो ये जो है ये एक कॉमन वेलोसिटी का क्वेश्चन है, जिसमें क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट टकराने के बाद वो दोनों जो है एक ही वेलोसिटी से मूव करने लगता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस्तेमाल करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि जो पूरा सिस्टम होता है उसका जो भी मोमेंटम बिफोर कोलिजन होता है वही आफ्टर कोलिजन भी होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है उससे हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला मिलता है, जो कि होता है कि यानी कि बिफोर कोलिजन का हम लोग जितना भी मोमेंटम है उसे कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर आफ्टर कोलिजन का, और ये दोनों ही बराबर होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। यानी कि जो पहले का बिफोर कोलिजन का मोमेंटम होगा वो क्या होगा, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम लोग जो पहला ऑब्जेक्ट है उसका मास लेंगे जो कि m1 हो जाएगा। उसके बाद u1 यानी कि जो u1 जो है वो पहले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है। फिर उसके बाद m2 u2 यानी कि m2 जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट का मास हो गया और u2 जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो गया। फिर उसके बाद आफ्टर कोलिजन जो है मास तो सेम ही रहेगा यानी m1 और m2, लेकिन जो इसका वेलोसिटी हो जाएगा वो अब v1 और v2 हो जाएगा, और ये हमेशा बराबर होता है। अब हम लोगों को इसमें कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट कर देना है। तो m1 जो है वो कितना है 1.5 kg इंटू u1 जो है वो कितना है 2.5 है, प्लस m2 कितना है 1.5 ही है, और इंटू u2 भी जो है वो सेम ही है 2.5 इज इक्वल टू, अब m1 और m2 यहाँ पर भी सेम ही रह जाएगा यानी कि 1.5 इंटू, अब यहाँ पर ये जो v1 है इसे ही हम लोगों को निकालना है, तो इसीलिए हम लोग इसे v1 ही लिख देंगे, प्लस m2 जो है वो क्या है ये भी 1.5 है, इंटू v2 जो है वो उसे भी हम लोग ऐसे ही निकाल देंगे, ये हम लोगों को निकालना है। अब इसमें एक और चीज़ करना है कि यहाँ पर जो साइन होगा ये माइनस का साइन होगा, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव में ले रहे हैं वेलोसिटी, तो हम लोगों को ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसलिए हम लोगों को इसको निगेटिव में लेना होगा, तो इस तरह से ये निगेटिव में चल जाएगा। तो ध्यान से देखिए कि ये पॉजिटिव वाला है और ये निगेटिव वाला है, तो इस तरह से इन दोनों को जोड़ने पर हम लोगों को 0 मिल जाएगा इज इक्वल टू, फिर उसके बाद ये 1.5 दोनों में तो 1.5 कॉमन ले लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोगों को v1 और v2 बच जाएगा। तो v1 और v2 जो इस तरह का क्वेश्चन होता है इसमें हम लोग इसको कॉमन वेलोसिटी मान लेते हैं, यानी कि ये दोनों का जो है ये एक ही चीज होगा, क्योंकि दोनों सेम ही वेलोसिटी से कोलिजन के बाद मोशन करने लगेगा। तो इसलिए हम लोग जो है इसे कॉमन वेलोसिटी यानी कि इस तरह से vc करके लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर जो c है वो कॉमन है, तो इस तरह से कॉमन वेलोसिटी हम लोग निकाल लेंगे। तो ये जो है 1.5 इधर जाएगा तो वापस 0 ही आ जाएगा, तो इस तरह से हम लोग का जो कॉमन वेलोसिटी होगा वो 0 आ जाएगा, यानी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये। तो यहाँ पे 0 आया है, इससे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि कोलिजन के बाद ये जो है रेस्ट में आ जाएगा ये दोनों ऑब्जेक्ट।
तो आप क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विथ एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। यानी कि जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो ये कहता है कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं यानी उसको धक्का देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी हम पर जो है उतना ही फोर्स का और लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में उतना एक फोर्स लगाता है। फिर उसके बाद है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज ए मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग द रोड साइड इट विल प्रोबेबली नॉट मूव। यानी कि वो अगर मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक मैसिव ट्रक है यानी बहुत बड़ा ट्रक है जो कि रोड के साइड में पार्क है, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव, तब ये जो है क्या होगा कि मूव नहीं होगा यानी मोशन नहीं करेगा। ए स्टूडेंट जस्टिफाइज दिस बाय आंसरिंग दैट द टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेज कैंसल ईच अदर। तो यहाँ पर एक बच्चा जो है वो इसका आंसर इस तरह से देता है कि यहाँ पर जो दो अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेज है वो एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। कमेंट ऑन द लॉजिक एंड एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डज नॉट मूव। तो यहाँ पे हम लोगों को जो है बताना है कि ये ट्रक जो है ये मूव क्यों नहीं कर रहा है। तो आप जो है इसे एक बार फिर से अच्छे से समझ लेते हैं। तो यानी कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो कहता है कि हम लोग जब किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो वो भी हम लोगों पर उतना ही फोर्स लगाता है। यानी कि अगर हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाए तो वो भी हम लोगों पर उतना ही फोर्स लगाता है, बस अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। और फिर इसमें ये कह रहा है कि अगर एक ट्रक है यानी कि एक इस तरह से बड़ा सा एक ट्रक है और अगर हम लोग इसको इस तरह से धक्का देते हैं, पुश करते हैं, तब ये ट्रक क्यों नहीं मूव होता है। यानी कि अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से धक्का देते हैं तो वो तो मूव होता है, लेकिन ये इतना बड़ा ट्रक है इसलिए ये मूव क्यों नहीं हो रहा है। बस हम लोग को इसी का आंसर देना है। तो इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा कि द मास ऑफ ट्रक इज टू लार्ज, यानी कि वो जो ट्रक है उसका मास बहुत ही ज़्यादा है, एंड हैंस इट्स इनर्शिया इज टू हाई, और इसलिए उसका इनर्शिया भी बहुत ज़्यादा होगा। यानी कि वो जो है उसमें बहुत ज़्यादा जब फोर्स लगाएंगे तभी जाके वो मोशन में आएगा, और नहीं तो वो रेस्ट में ही रहेगा। तो द स्मॉल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ट्रक कैन नॉट मूव इट। तो इसलिए हम लोग जो बहुत ही स्मॉल फोर्स लगा रहे हैं वो उसके कारण वो ट्रक मूव नहीं होगा, एंड द ट्रक रिमेन्स एट रेस्ट, और ट्रक रेस्ट में ही रहेगा। फॉर द ट्रक टू अटेन मोशन, और ट्रक को अगर मोशन में लाना है तो एन एक्सटर्नल लार्ज अमाउंट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स नीडेड टू बी एक्सर्टेड ऑन इट, यानी कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोगों को फोर्स लगाना पड़ेगा तभी जाके वो मोशन में आएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाय ए हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ विथ ए वेलोसिटी एट 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक हॉकी बॉल है जिसका मास जो है वो 200 ग्राम है। तो ये हम लोग मान लेते हैं कि ये हॉकी बॉल है, और ये जो है इस तरह से 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से इस तरह से मोशन कर रहा था, और उसके बाद ये हॉकी स्टिक से जाके टकरा जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में फिर मोशन करने लगता है, और वो भी 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। यानी कि ये यहाँ था, ऐसे गया 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 और उसके बाद टकरा के वापस पीछे आ जाएगा। तो जैसा ही पीछे आया तब उसका 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। तो कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। तो यानी कि इसमें चेंज ऑफ मोमेंटम हम लोगों को निकालना है, यानी कि इसमें कोलिजन से पहले जो मोमेंटम था और कोलिजन के बाद जो मोमेंटम था उसमें कितना अंतर है ये हम लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले कोलिजन के पहले का मोमेंटम निकालते हैं। तो कोलिजन के पहले मोमेंटम निकालने के लिए यानी कि इसे हम लोग P1 मान लेते हैं। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv यानी मास इंटू वेलोसिटी। तो हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ पे मास तो यही लेंगे यानी कि 200 ग्राम है, तो सबसे पहले इसे केजी में बदल लेंगे तो ये 0.2 kg हो जाएगा इंटू, और वेलोसिटी जो है हम लोग सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी लेंगे यानी कोलिजन से पहले वाला जो कि 10 है। तो इस तरह से हम लोगों का जो है ये 2 kg मीटर पर सेकेंड, तो ये हम लोगों का आ जाएगा P1 यानी कि मोमेंटम आ जाएगा जो कि कोलिजन से पहले का है। और अब हम लोग कोलिजन के बाद का मोमेंटम निकाल लेंगे, तो इसमें भी mv फॉर्मूला लगाएंगे और मास अभी भी सेम ही रहेगा, लेकिन अब इसका वेलोसिटी कितना है 5 है तो 5 ले लेंगे, और ये जो है ये माइनस में लेंगे क्योंकि ये वापस अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस तरह से -5 लेंगे तो ये हो जाएगा -1 आ जाएगा, -1 kg मीटर पर सेकेंड। ये हम लोगों का आ गया बाद का मोमेंटम। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना था, तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम जो है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो पहले मोमेंटम था कोलिजन से पहले वो उसमें हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे बाद का मोमेंटम को। तो पहले का मोमेंटम कितना है 2, फिर माइनस, और बाद का मोमेंटम क्या है -1, तो इस तरह से लिख लेंगे। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि ये 2 + 1 कितना आ जाएगा 3 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये हम लोगों का चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाएगा।
तो अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विथ ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड। यानी कि एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है, वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कर रहा था और उसका वेलोसिटी था 150 मीटर पर सेकेंड। और इस तरह से ये जो है जाता है और एक वुडन ब्लॉक है इस तरह से और स्टेशनरी है यानी कि वो रेस्ट में है और इससे जाके टकरा जाता है और उसके बाद वो 0.3 सेकेंड यानी इस तरह से वो इसके अंदर जाता है और 0.03 सेकेंड में यानी यहाँ पर जब टकराया उसके 0.03 सेकेंड बाद जाके वो रुक जाता है। तो हम लोगों को इसमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक, यानी कि जो बुलेट है वो इस ब्लॉक के अंदर कितना दूरी तक अंदर चल गया है ये हम लोगों को निकालना है। यानी कि यहाँ से ले जाके यहाँ तक का हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है। और उसके बाद अल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। और फिर हम लोगों को ये भी बताना है कि ये जो वुडन ब्लॉक है इसके द्वारा इस बुलेट पर कितना फोर्स लगा होगा, क्योंकि अगर इस बुलेट पे फोर्स लगा होगा तभी जाकर ये जो है स्लो हुआ होगा और लास्ट में जाकर रुक गया होगा। तो हम लोगों को वही फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले बुलेट का मास दिया हुआ है जो कि कितना है 10 ग्राम। तो इसे हम लोग केजी में जब बदल लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 0.01 केजी। तो फिर उसके बाद हम लोगों का जो है इसका वेलोसिटी दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोगों को जो है यहाँ शुरू का भूल जाइए, अभी हम लोगों को बस यहाँ पे फोकस करना है। तो यहाँ पर जब ये टकराया होगा तो एकदम यहाँ टकराने के ठीक थोड़ा देर पहले इसका कितना होगा वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड ही होगा। तो इस तरह से हम लोग इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है ये 150 मीटर पर सेकेंड लेंगे। फिर उसके बाद अब ये जो है यहाँ पर जाके रेस्ट में आ गया तो यहाँ पर यानी कि इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो 0 मीटर पर सेकेंड लेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों को जो है टाइम दे दिया है, यानी कि इतने टाइम में जाने के बाद ये वेलोसिटी में चेंज आया था। तो इस तरह से हम लोगों को टाइम मिल गया 0.03 सेकेंड। और अब हम लोगों को जो है एस निकालना है, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है यहाँ पर। तो हम लोग जो है एस निकालने के लिए सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू बाई टी। तो v क्या है हम लोग का 0 माइनस 150 और अपॉन में 0.03 आ जाएगा। तो इस तरह से ये माइनस 150 बाय 0.03 हो जाएगा और इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे तो ये हम लोग का ऊपर में 100 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको 3 से काट लेंगे तो ये 5 3 15 यानी 50 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का जो है ये माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हम लोगों का एक्सेलरेशन आ गया। अब हम लोगों को जो है एस निकालना है। तो एस का फॉर्मूला क्या होता था ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस सबका वैल्यू पुट कर देंगे। तो u हम लोगों का कितना है 150 इंटू टाइम कितना है 0.03 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना आ गया है माइनस 5000 हो गया और उसके बाद इंटू टाइम का स्क्वायर यानी कि 0.03 इंटू 0.03 दो बार लिख लेंगे। अब उसके बाद जब इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 तिया 45 और उसके बाद 2 पॉइंट है तो इस तरह से ये 4.5 आ जाएगा। और प्लस उसके बाद फिर इसमें ध्यान से देखें तो इसे हम लोग 2 से काट सकते हैं तो ये 2500 हो जाएगा। तो ये माइनस में वो भी और उसके बाद फिर इसे जब हम लोग गुना कर लेंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा माइनस 2.25 और उसके बाद फिर इसे हम लोग ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो अब जब हम लोग इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 2.25 और पॉजिटिव में आएगा क्योंकि ये जो बड़ा नंबर है ये पॉजिटिव में है। तो इस तरह से पॉजिटिव में 2.25 आ गया और ये जो है ये हम लोग का क्या है एस है, यानी कि इसे मीटर में हम लोग लिखेंगे। तो इस तरह से इतना मीटर यानी कि ये जो वुडन ब्लॉक है इसमें ये 2.25 मीटर अंदर तक इस तरह से गया होगा और उसके बाद जाके ये बुलेट रुकेगा। तो अब हम लोग को जो है फोर्स फाइंड करना है जो कि इस ब्लॉक के द्वारा इस बुलेट पर लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस बुलेट द्वारा इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लग रहा है ये निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट फोर्स दोनों है तो ये दोनों ही बराबर होगा। तो अगर हम लोग ये वाला फोर्स निकाल ले कि बुलेट इस पर कितना फोर्स लगाया है तो इस वुडन ब्लॉक द्वारा जो उस बुलेट पर लगा हुआ फोर्स है वो भी बराबर ही होगा। तो हम लोग जो है F इज इक्वल टू ma से फोर्स निकाल लेंगे। तो हम लोगों का मास कितना है 0.01 kg है इंटू एक्सेलरेशन हम लोगों ने अभी कितना निकाला था माइनस 5000। तो इस तरह से ये माइनस 5000 हो जाएगा। तो ये गुना होकर 2 पॉइंट है तो यानी यहाँ पर आ जाएगा यानी कि -50 न्यूटन।
तो इस तरह से हम लोगों का फोर्स निकल गया जो कि -50 न्यूटन का होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विथ एंड स्टिक्स टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है और उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन में इस तरह से मोशन कर रहा है और 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और उसके बाद ये जो है ये एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक जो कि 5 kg का है उससे जाके टकरा जाता है। यानी इस तरह से गया और यहाँ से टकरा गया और उसके बाद ये जो है इसी के साथ जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद ये जो है ये दोनों अब सेम वेलोसिटी के साथ इस तरह से मोशन करने लगेगा। यानी कि देन दे बोथ मूव टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। इस तरह से सेम स्ट्रेट लाइन में मोशन करने लगते हैं। अब हम लोग को इसमें कैलकुलेट करना है द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, आल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। यानी कि अब हम लोग को इसमें कोलिजन के पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम हम लोग को निकालना है, और फिर हम लोगों को इसमें वो वेलोसिटी भी निकालना है जिससे अब ये दोनों मोशन कर रहा होगा। यानी कि ये भी कॉमन वेलोसिटी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग जो है P1 यानी कि कोलिजन से पहले का मोमेंटम निकाल लेते हैं। तो कोलिजन से पहले का मोमेंटम हम लोग टोटल मोमेंटम कैसे निकालेंगे, तो m1 u1 और प्लस m2 u2। तो इस तरह से हम लोगों का m1 कितना है 1 kg है इंटू u1 कितना है 10 है, प्लस m2 जो है वो कितना है 5 kg है इंटू u2 कितना है 0 है। तो इस तरह से ये तो 0 हो गया, तो इस तरह से ये जो है 10 kg मीटर पर सेकेंड ये हम लोगों का आ जाएगा मोमेंटम। उसके बाद फिर हम लोग दूसरा मोमेंटम यानी कि कोलिजन के बाद का निकालेंगे। तो कोलिजन के बाद का हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ पर हम लोगों को जो है v1 और v2 तो जो पता ही नहीं है, तो अभी मैंने बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो ये कहता है कि जो कोलिजन से पहले का मोमेंटम होता है वही कोलिजन के बाद का भी होता है। तो इस तरह से अगर ये 10 kg मीटर पर सेकेंड है तो ये भी 10 kg मीटर पर सेकेंड ही होगा। तो अब हम लोगों को जो है कंबाइंड वेलोसिटी निकालना था यानी कॉमन वेलोसिटी। तो कॉमन वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यही वाला फॉर्मूला लिख देंगे यानी m1 u1 प्लस m2 u2, और उसके बाद फिर बराबर में आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, और यहाँ पर जो है इसे हम लोग यहीं पर कॉमन वेलोसिटी है इसीलिए vc कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब ये जो है ये हम लोग का आ गया है 10, तो 10 रख देंगे बराबर। अब यहाँ पर जो है दोनों में ही कॉमन वेलोसिटी यानी vc जो है दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, और उसके बाद फिर अब m1 प्लस m2 यहाँ पे बच जाएगा m1 प्लस m2। अब यहाँ पर ये 10 इज इक्वल टू vc, और उसके बाद इन दोनों को जोड़ने पर कितना होगा यानी 5 और ये 1 यानी कि ये 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का कॉमन वेलोसिटी आ जाएगा 10/6। तो इसे हम लोग जब सॉल्व कर लेंगे तो ये पॉइंट में आंसर आ जाएगा 1.67 मीटर पर सेकेंड। तो यही हम लोगों का कॉमन वेलोसिटी होगा। यानी कि अब ये दोनों ही जो है इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा होगा और वो भी 1.67 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो आप क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो 100 kg है और वो जो है इस तरह से मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, और उसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो 5 मीटर पर सेकेंड था, और उसके बाद 6 सेकेंड तक इस तरह से मोशन करने के बाद ये इसका जो फाइनल वेलोसिटी होता है वो 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो अब हम लोग को इसमें कैलकुलेट करना है द इनिशियल एंड द फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि हम लोगों को जो है यहाँ पर जब ये शुरुआत किया होगा मोशन करना उस समय का मोमेंटम निकालना है, और उसके बाद अभी इसका मोमेंटम कितना हो गया ये निकालना है। तो हम लोग जो है सबसे पहले इसका इनिशियल मोमेंटम निकाल लेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम निकालने के लिए मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास कितना है 100 kg है इंटू इसका वेलोसिटी हम लोग लेंगे जो शुरुआत वाला है जो कि है 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से ये आ जाएगा हम लोग का 500 kg मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद हम लोग इसी तरह से दूसरा मोमेंटम यानी कि जो फाइनल मोमेंटम है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस वेलोसिटी जो है 8 ले लेंगे। तो यानी कि ये हम लोगों का मास तो अभी भी सेम ही रहेगा 100 इंटू अब 8 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 800 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये हम लोगों का फाइनल मोमेंटम आ गया। अब हम लोग को जो है इसमें फाइंड करना है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी कि इस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा होगा। क्योंकि अगर ये एक्सेलरेशन हुआ है यहाँ पर यानी कि फोर्स भी होगा, तो अब हम लोग को उसी फोर्स को फाइंड करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है ma। तो यहाँ पर हम लोग को मास तो पता है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है v माइनस u बाई टी। तो यहाँ पे v कितना है 8 है माइनस 5 हो जाएगा, और उसके बाद t कितना है 6 सेकेंड है। तो इस तरह से ये हो गया 3/6। तो ये यानी कि हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम लोग जो है इसमें रख देंगे। तो ये हो गया 100 इंटू 0.5। तो ये हम लोगों का जो है 50 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा।
तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने उसे इस वीडियो में नहीं बताया और वो बहुत ही लेंदी क्वेश्चन भी है। तो अब हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि हाउ मच मोमेंटम विल ए डम्बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। यानी कि एक डम्बेल है, यानी कि इस तरह का जो डम्बेल होता है वो है और उसका मास जो है वो हम लोग को दिया हुआ है 10 kg और इसे जो है 80 सेंटीमीटर का हाइट से, यानी कि यहाँ पर ये ग्राउंड है, यहाँ से 80 सेंटीमीटर पर इस तरह से ले जाकर और यहाँ से इसे छोड़ दिया जाता है। तो हम लोगों को बताना है कि जब ये यहाँ पर फ्लोर पे आएगा तो यहाँ पर इसका मोमेंटम कितना होगा, यानी ये यहाँ पर कितना इम्पैक्ट करेगा। और यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जब ये नीचे गिर रहा होगा तो इस पर एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा, तो उस एक्सेलरेशन को हम लोगों को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये और कुछ नहीं बल्कि ग्रेविटी जो है उसके कारण लगने वाला एक्सेलरेशन ही है, जिसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को जो है क्या निकालना है, मोमेंटम। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास तो हम लोगों को पता है लेकिन हम लोगों को वेलोसिटी नहीं पता है, यानी कि जब ये डंबल जो है ये जमीन पर दम ठीक उसके ठीक ऊपर होगा तो उस समय उसका वेलोसिटी कितना होगा ये हम लोग को पहले फाइंड करना होगा। तो इससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जब ये ऊपर होगा तब इसका इनिशियल वेलोसिटी यानी यू जो है वो कितना होगा, 0 मीटर पर सेकेंड होगा और उसके बाद फिर इसका वेलोसिटी बढ़ा होगा और यहाँ पर जाके कुछ और हो गया होगा। तो इस तरह से हम लोगों को जो सबसे पहले दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो यू हम लोगों को 0 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, फिर उसके बाद हम लोगों को जो है हाइट दे दिया 80 सेंटीमीटर यानी कि एस दिया हुआ है। तो ये जो है ये 80 सेंटीमीटर है, तो हम लोग जो इसे मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये मीटर में हम लोगों का 0.8 मीटर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों को एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये जो एक्सेलरेशन है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम लोग जो है इसे निगेटिव में लेंगे। तो इस तरह से ये हम लोगों ने 3 चीज़ लिख लिया। अब हम लोग जो है काइनेमेटिक इक्वेशन में ये वाला इस्तेमाल करेंगे जो कि है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पर इससे हम लोगों को जो है भी निकल जाएगा। तो 2 इंटू एक्सेलरेशन हो गया -10 इंटू एस जो है वो कितना है 0.8 है और उसके बाद इक्वल वी स्क्वायर हम लोगों को भी ही निकालना है, उसके बाद माइनस यू का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये हम लोग का हो जाएगा 8 2 जा 16 और ये एक पॉइंट उधर चल जाएगा, यानी कि ये हम लोग का हो जाएगा 16 आ जाएगा और फिर बराबर में ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये -0 का स्क्वायर हट जाएगा यानी कि खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का भी जो है वो क्या आ जाएगा √16 जो कि 4 होता है। तो इस तरह से यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी आ गया है, यानी कि यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर इसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड होगा। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस मोमेंटम निकालना था। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू भी यानी मास इंटू वेलोसिटी। तो मास हम लोगों का कितना है 10 kg इंटू वेलोसिटी हम लोगों ने अभी कितना निकाला 4। तो इस तरह से इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा 40 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये हम लोगों का इस तरह से मोमेंटम निकल गया। तो इसी के साथ हम लोगों ने चैप्टर 2 जो कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है इसमें इसके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे उन्हें इस वीडियो में देख लिया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो अब मिलेंगे दूसरे किसी मजेदार वीडियो में। जय हिंद।